ठीक। थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि कूलॉम फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब अगर Q1 इस पे चार्ज लगाएगा Q2 को अपनी तरफ खींचेगा, सो Q2 भी Q1 को अपनी तरफ खींचेगा। अगर ये एक्शन देगा तो ये रिएक्शन देगा। ठीक है, इस टाइप का हम एक्शन रिएक्शन का पेयर समझ सकते हैं। विच इज कंजर्वेटिव इन नेचर एंड इज अ सेंट्रल फोर्स, ये केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव इन नेचर है। इट एक्ट्स अराउंड द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट चार्जेस, दोनों पॉइंट चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अराउंड लगता है। तो ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोगों को देखना है वो क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट 4 की बात करते हैं। वो क्या है? कूलॉम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। इफ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द सेपरेशन देन दे आर कंसिडर्ड पॉइंट। अगर जैसे अब ये छोटे छोटे स्फीयर्स हैं लेकिन बहुत दूर प्लेस्ड हैं, ठीक है, इनके बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, तो इन दोनों चार्जेस को हम पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं। तो इनका साइज जो है उनके सेपरेशन के कंपेयर में नेग्लिजिबल है अगर, तो उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो उसके लिए ही एप्लीकेबल है केवल। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फिफ्थ पॉइंट बोला जा रहा है द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्जेस ड्यू टू द presence of the surrounding medium. The resultant force changes because of the polarization of the molecules of the medium. अब देखो इस चीज में थोड़ा सा समझने वाली बात है। ठीक है, मान लेते हैं 3 चार्ज है, Q1, Q2, Q3। ठीक है, जब ये Q3 नहीं था, सोचो कि ये Q3 ना हो, सब ये Q1 जो है इस Q2 को रिपेल कर रहा था और ये Q2 इस Q1 को रिपेल कर रहा था। इस तरीके से मान लेते हैं 15 न्यूटन के फोर्स से रिपेल कर रहा था Q1 और ये 10 न्यूटन के फोर्स से रिपेल कर रहा था। अब अगर कोई चार्ज हमने लाया Q3, सब ये Q3 भी क्या करेगा, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन की डायरेक्शन में इधर इसको रिपेल करेगा। ठीक है, और इस Q1 को भी ये रिपेल करेगा इन दोनों को मिलाने वाली डायरेक्शन में, इस तरीके से। अब ये Q1 भी इसको रिपेल करेगा, है ना, और ये Q2 भी इसको रिपेल करेगा, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन का पेयर जनरेट करेंगे। ठीक, अब ये अगर 15 न्यूटन से रिपेल कर रहा था पहले जब Q3 नहीं था, तो Q3 के आने के बाद भी ये 15 न्यूटन से ही रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि इस फोर्स को बनाने के लिए Q1 चाहिए, Q2 चाहिए, इनके बीच की डिस्टेंस A चाहिए, इनके बीच का मीडियम चाहिए K। जब इनमें से कोई बदल ही नहीं रहा है तो क्या फोर्स चेंज हो जाएगा? कभी नहीं चेंज होगा भाई। मीडियम वही है ना, सेपरेशन वही है, चार्ज की वैल्यू यही है, हम तो कोई अदर चार्ज लेके आ रहे हैं, तो उससे इन दोनों के बीच के फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही बात बोली गई कि जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो इंडिपेंडेंट होता है प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्जेस, अदर चार्जेस की प्रेजेंस के इंडिपेंडेंट होता है। कोई चार्ज रहे ना रहे, दो चार्जेस के बीच में जितना फोर्स लग रहा है उतना ही लगेगा। हाँ, फर्क किस पे पड़ेगा, चेंज क्या होगा, डिपेंड क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स एट एनी चार्ज, रिजल्टेंट फोर्स एट एनी चार्ज वो डिपेंड करेगा। अब पहले अगर इस चार्ज पे बात करें Q2 पे, तो Q2 पर अकेले Q1 फोर्स लगा रहा था 15 न्यूटन इस डायरेक्शन में, लेकिन जब Q3 आया तो Q3 भी इस चार्ज पे इधर लगाने लगा, मान लेते हैं 5 न्यूटन। तो अब तो दो दो फोर्स लगने लगे ना, इधर 5 न्यूटन से खींचा जा रहा है, इधर 15 न्यूटन से खींचा जा रहा है, तो एक्चुअली में तो जाएगा किसी एक ही डायरेक्शन में ना, वो इस डायरेक्शन में ऐसे चला जाएगा। सो ये है रिजल्टेंट। ठीक है, अब अगर एक और हम लेके आए Q4 और Q4 मान लो इधर खींचने लगे, तो अब इन दोनों का भी रिजल्टेंट माने, यानी कि इस डायरेक्शन में अब वो चार्ज जाने लगेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगने लगेगा, यानी कि अब रिजल्टेंट फोर्स क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है किससे, प्रेजेंस ऑफ चार्ज। जितने ज्यादा चार्ज प्रेजेंस होंगे उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन उसी के अकॉर्डिंग जो है निकाली जाएगी। ठीक, तो ये फोर्स जो है दो चार्ज के बीच में वो डिपेंड नहीं करता किसी अदर चार्ज की प्रेजेंस पे, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फोर्स लगता है, रिजल्टेंट फोर्स, वो डिपेंड करता है कि आसपास कितने चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, पॉइंट नंबर 6 की, सो वो क्या है, कूलॉम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर डिस्टेंसेज लेस देन 10 टू द पावर -15 मीटर। सो अगर डिस्टेंस, ये जो सेपरेशन आर है, ये 10 टू द पावर -15 मीटर से कम है, न्यूक्लियर साइज जो होता है अगर उससे कम है, सो कूलॉम्स लॉ जो है वो नॉट वैलिड है। नॉट वैलिड इसलिए है क्योंकि जब डिस्टेंस इससे कम हो जाती है तो वहां पर न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाते हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स जब एक्टिव होते हैं वो बहुत ही ज्यादा, ठीक है, स्ट्रांग होते हैं,
बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो कूलम्स लॉ हम वहाँ पर अप्लाई नहीं करते, वो वैलिड नहीं है उसके लिए। ठीक, सो ये हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखते हैं 7, वो क्या है, कूलम्स लॉ is similar to Newton's gravitational law and both obey inverse square law। So न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ जो है वो क्या है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ग्रेविटेशन के लिए उन्होंने जो लॉ दिया था, और अगर कूलम्स लॉ को हम कंपेयर करें, ये ग्रेविटेशन लॉ, ये कूलम्स का इलेक्ट्रिक फार्मूला है 1/4πε0 q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो अगर हम कंपेयर करें यहाँ से, तो यहाँ एक कांस्टेंट है कूलम, एक कांस्टेंट, यहाँ पर एक कांस्टेंट है न्यूटन का यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये Q1 और ये Q2 है, यहाँ पर ये मासेस M1 और M2 है, ये इनके बीच की सेपरेशन है। ये ओबे करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को, ये भी ओबे करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। सो ये दोनों क्या हैं, एकदम एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर। ठीक है, सो आप अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं और आप चार्ज को Q को डील कर रहे हैं, आप यहाँ पे ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, तो आप मास M को डील कर रहे हैं। अगर माइनस Q चार्ज को M से रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है, और 1/4πε0 को हम म्यू से रिप्लेस कर दें, μ/4π से, या ऐसे बात करें कि 1/ε0 को हम म्यू से रिप्लेस कर दें, तो जितने भी फार्मूले इलेक्ट्रोस्टैटिक के हैं रिप्लेसमेंट के बाद, वो सारे फार्मूले ग्रेविटेशनल के बन जाएंगे। ठीक है, तो एक दूसरे की एनालॉजी कह सकते हैं हम। ठीक है, सो वो बताएंगे हम धीरे धीरे, जब इस चैप्टर में प्रोसीड करेंगे तो फार्मूले वगैरह दोनों चैप्टर के एक साथ बताते जाएंगे, जिससे क्या होगा, मेमोराइज करने में आसानी होगी। ठीक है, सो अब इतना समझ में आ गया कि दोनों सिमिलर हैं। ठीक, और एक चीज और आप लोग जान लें कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आप ऐसा एग्जांपल समझ सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी में कोई प्रॉब्लम भी होगी ऐसे सॉल्व करने के लिए, अगर एक प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन यहाँ भी प्रोटॉन यहाँ भी, इनके बीच में मास है, भाई मास प्रोटॉन का होता है, इसका ही होगा। सो मास है तो न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है 10⁻43 टाइम्स होता है किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का। 10⁻43 का मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी। ठीक है, उतने टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सब जो है जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगी वैसे वैसे हम लोग समझते जाएंगे। अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, इस फोर्स के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, सो लास्ट पॉइंट जो हमारा वो ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखी होंगी। ठीक है, जब हमने फोर्स चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, आप रिवाइज करें उससे। कंजर्वेटिव फील्ड और फोर्स की एक खास बात ये होती है, कंजर्वेटिव फील्ड के अंतर्गत या कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर में जब हम किसी एक पॉइंट से चलते हैं और उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हैं, ठीक है, सो जो हमारा जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं रह गया ना। ठीक है, तो उस सारी बातें हम लोग करेंगे। अभी के लिए क्या है, अभी के लिए हमें केवल कूलम्स लॉ देखना था। कूलम्स लॉ हमने वेक्टर फॉर्म में भी देखा, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी देखा। अब वेक्टर फॉर्म में थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें तो हम ये भी देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर हम बात करें, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक, यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट क्या है, बी है। अगर हम जेड एक्सिस को भी ले लें तो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। सो अगर हम कोऑर्डिनेट वाइज बात करें, ये कोऑर्डिनेट है एक्स कामा वाई कामा जेड, 1 1 1 लगा देते हैं। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है x2 कामा y2 कामा z2। ठीक, सो अगर यहाँ पर फोर्स की कैलकुलेशन की बात हो, यहाँ पे कोई चार्ज रखो Q1 और Q2, ठीक है, सो ये यहाँ पर केवल और केवल कॉन्सेप्ट किसका पता होना चाहिए, वेक्टर का। जिन्होंने वेक्टर पढ़ रखा है उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं। सो ये फोर्स निकालने के लिए ऐसे दे रखा हो कि एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये, और चार्जेस की वैल्यू ये है। सो एक बी पे कितना फोर्स लगाएगा, यानी कि एफ ए बी बताना है, या बी ए पे कितना फोर्स लगाएगा, या बी ए बताना है। तो एफ ए बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला बताओ, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन क्या, डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं आर का स्क्वायर। सो अब ये आर कैसे निकलेगा ये हमको पता होना चाहिए, और एक चीज डायरेक्शन पता होनी चाहिए, मतलब आर क्या है। सो आर क्या है, आर है ए बी वेक्टर। ठीक है, ए से बी अगर हमको फोर्स निकालना हो, ए बी पे कितना लगाएगा, तो हमको ए से बी चाहिए। ठीक है, सो ए से बी की डायरेक्शन में लगाएगा। अगर मान ले दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या करेगा, रिपेल इस डायरेक्शन में, यानी कि आर के अलोंग, यानी कि ए बी के अलोंग। ठीक है, सो ए बी वेक्टर हमको निकालने आना चाहिए। सो ए बी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, वो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब ये ओ है ओरिजिन, सो ये ओ ए वेक्टर हो गया और ये ओ बी वेक्टर हो गया। ठीक है,
अब ये ओवी वेक्टर क्या होगा, ये ओवी वेक्टर होगा जितने ये कोऑर्डिनेट है इसमें एक्स वाई जेड की डायरेक्शन वेक्टर लगाते जाओ। एक्स की डायरेक्शन वेक्टर क्या होगी, एक्स टू वाई कैप, ठीक है ना, प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप, ठीक है, माइनस कर देंगे इधर से, इधर ओए वेक्टर का क्या होगा, एक्स वन आई कैप माइनस वाई वन जे कैप माइनस जेड वन के कैप। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। तो इस तरीके से वेक्टर बन जाएगा। अब जब हमारे पास वेक्टर आ गया तो उसका मैग्नीट्यूड भी आएगा, मैग्नीट्यूड ही इनके बीच का गैप है आर। सो मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे हम, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, जैसे भाई ए आई कैप होता है प्लस बी जे कैप होता है प्लस सी के कैप होता है अगर किसी वेक्टर ए का। सो इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वैसे ही हम आर का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर और प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम आर भी निकाल लिए और आर कैप भी निकाल लिए, ठीक है। आर कैप क्या होगा, आर कैप होगा आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। इसकी वैल्यू क्या होगी ये भी जरा देख लेते हैं, है ना, जब देख ही रहे हैं सारी चीजें तो इसको भी देख लेते हैं। अब ये क्या होगा, ये होगा आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या निकल के आया था, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। और इसका मैग्नीट्यूड क्या आया था, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन स्क्वायर, ठीक है। सो आप एक एक टर्म को ऐसे डिवाइड करके आई कैप लगा दीजिए, इसको डिवाइड करके जे कैप लगा दीजिए, इसको डिवाइड करके कैप लगा दीजिए, आपको आर कैप की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। समझ के मान लो कि ये आया ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, इस तरीके से आया। तो हम फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, फोर्स का जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है, इनटू ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ऑफ, ठीक है। ये ए बी की बात थी, ऐसे बी ए के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। सो ये कंप्लीट स्टडी है, ये कंप्लीट स्टडी है इसके वेक्टर फॉर्म की, ठीक है। और अगर इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहें तो एफ इजिकल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, हम लोगों ने देखा के आर स्क्वायर आर कैप, ये एक्चुअल फार्मूला हुआ है ना। लेकिन अगर हमको इस कैप को वेक्टर बनाना था, ठीक है ना, इसको वेक्टर, जैसे अभी हम लोग ने आर कैप की कैलकुलेशन करी ना, मॉड वेक्टर आर अपॉन मॉड आर से, लेकिन हमको अगर केवल वेक्टर आर ही निकालना हो, वहां पर रखना हो, ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में, इधर भी वेक्टर इधर भी वेक्टर, तब हम क्या करेंगे। सो आर वेक्टर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर कैप इंटू मॉड आर, यही कर सकते हैं ना। मॉड आर का मतलब आर ही, आर सिंपली आर लिखेंगे तब भी वो मॉड आर माना जाएगा, ठीक है। सो आर कैप में मॉड आर का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन के आर स्क्वायर, आर कैप की वैल्यू बताओ भाई, मॉड आर वेक्टर अपॉन मॉड आर। सो आर वेक्टर अपॉन मॉड आर हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन के आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन मॉड आर को हम क्या लिखेंगे आर। सो यहाँ पर आर स्क्वायर और ये आर मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन के आर क्यू इंटू आर वेक्टर। सो ये एफ वेक्टर हो गया। ये भी फार्मूला कूलम्ब्स लॉ का है, यहाँ पे ध्यान रखें कि आर क्यूब है, आर क्यूब के साथ ये वेक्टर होगा, आर स्क्वायर के साथ ये वेक्टर का कैप होगा। यहाँ पे केवल डायरेक्शन है और यहाँ पे पूरा का पूरा वेक्टर है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, ठीक है। सो ये भी कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। सो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, कूलम्ब्स लॉ के बारे में अच्छे से पढ़ा और कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखा हम लोगों ने, ठीक है। उसकी कंडीशंस देखी, कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे की वीडियोस में हम जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखेंगे और उसके बाद कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को डील करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक एक करके टाइप वाइज हम लोग बड़े आराम से सारे प्रॉब्लम्स को करेंगे, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप लोग एग्जाम्पल सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स करने की, ठीक है।